हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के में आपका स्वागत है। इसमें नीट के अंतर्गत रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पौधों में जैन टॉपिक चल रहा था। इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेप आप पढ़ चुके हैं। अब आज 19 मई के दिन आज जो थर्ड टॉपिक है उसमें हम इससे पहले पॉलिनेशन पढ़ रहे थे। तो पॉलिनेशन में दो टाइप्स थे, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में पढ़ लिया था। क्रॉस पॉलिनेशन में हमने पढ़ लिया था कि क्रॉस पॉलिनेशन में कौन कौन सी युक्तियाँ, कॉन्ट्रीवेंसेस पाए जाते हैं जिससे कांट से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। उसमें हमने यहाँ पर डाइकोगैमी देख लिया था, सेल्फ स्टेरिलिटी देख लिया था, यूनिसेक्सुअलिटी देख लिया था या डिक्लाइनिंग यूनिसेक्सुअलिटी, मैंने मोनोशियस कंडीशन देख ली थी, डायोशियस देख ली थी। फिर मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ लिए थे। और तो जो मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ रहे थे कि पर परागण की विधियाँ, उस पर परागण की विधियों में हमने आपको हाइड्रोफिली पढ़ा दिया था। हाइड्रोफिली हो चुका आपका। ये क्या थी यहाँ पर? दीज आर द मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इसी का एक और नाम था, इसको हमने क्या कहा था? एलोगैमी भी कहा था। तो इसमें हमने हाइड्रोफिली पढ़ लिया था। फिर क्या पढ़ लिया था हमने? यहाँ पर एनिमोफिली पढ़ लिया था। हाइड्रोफिली में बाई वाटर होता है, इसमें बाई एयर पॉलिनेशन होता है, ये पढ़ लिया था। फिर इसके बाद हमने एंटमोफिली पढ़ लिया था। एंटमोफिली में क्या था? इंसेक्ट्स के द्वारा जो पॉलिनेशन हो रहा था वो पढ़ लिया था। अब हम इसके बाद जो नए टॉपिक में आज आते हैं वो क्या था? वो है मेलिकोफिली। मेलिकोफिली तो पॉलिनेशन बाई इंसेक्ट्स ना होकर के पॉलिनेशन बाई स्नेल्स। इससे पहले जो इंसेक्ट्स के द्वारा पढ़ रहे थे वो क्या था? एंटमोफिली था। तो इसमें जो पॉलिनेशन हो रहा है किससे हो रहा है? स्नेल्स से हो रहा है। स्नेल्स माने घोंगे द्वारा। तो घोंगे द्वारा जो परागण होता है, तो आपको इसमें एग्जाम्पल देखेंगे किसमें पाया जाता है? एरिसीमा में पाया जाता है। एरिसीमा एक स्नेक प्लांट को कहते हैं, यहाँ पर सर्प पादप स्नेक प्लांट को एरिसीमा कहते हैं। और इसके अलावा एमार्फोफैलस को जमीकंद कहते हैं। अगर आपने नाम सुना हो एमार्फोफैलस, तो ये जमीकंद है। ठीक है, सूरन भी जिसको कहते हैं जमीकंद। इसमें जो पॉलिनेशन होता है किससे होता है? स्नेल्स से होता है। फिर मेलिकोफिली के बाद हम आते हैं यहाँ पर चेरोप्टेरिफिली। बाई बैट। अगर चमगादड़ द्वारा परागण हो रहा है, आपको पता है कि चमगादड़ जो है क्या करते हैं? जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उनकी सहायता से रात में उड़ सकते हैं। और ये मैमल हैं, स्तनधारी हैं। ठीक है, आपको लगता होगा बर्ड हैं, बर्ड नहीं, पक्षी नहीं, मैमल में रखे गए हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं? ये ऑफ स्प्रिंग्स को विविपेरी करते हैं, जरायुस्ता इसको कहते हैं, सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। तो जो चिरप्टेरिफिली है, चमगादड़ द्वारा जो परागण है, क्रॉस पॉलिनेशन का एक मेथड है। तो चमगादड़ द्वारा ऐसे पौधों में परागण होगा जो वास्तव में वहाँ पर एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है। और उसमें यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक प्लांट होता है यहाँ पर कचनार, आपने वो नाम सुना होगा। फिर इसके एक कदम नाम सुना होगा। तो यहाँ पर जो एक एंथोसेफेलस होता है उसका नाम है एंथोसेफेलस। हिंदी में आपने पढ़ा होगा अक्सर किताबों में कदम। और एक इपरुआ होता है। इन प्लांट्स में चमगादड़ द्वारा पॉलिनेशन पाया जाता है। फिर इसके बाद मेलिकोफिली और चेरोप्टेरिफिली के बाद एक आता है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोलॉजी बर्ड की स्टडी को कहते हैं। तो आपको उसी से वर्ड समझ में आ रहा है कि ऑर्निथोफिली का मतलब है बाई बर्ड्स। बर्ड्स के द्वारा अगर परागण हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली कहते हैं। तो चिड़ियों द्वारा परागण हो रहा है तो कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा। तो कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं, ठीक है, जिनकी बहुत चोंच क्या होती है? लंबी होती है। तो बहुत डीप अगर जो है क्या है? पॉलिंग ग्रेन्स वहाँ पर हैं, अंदर हैं, या स्टिग्मा बहुत गहराई पर होता है, उसका जो सेपेलोपेटल काफ़ी आगे तक झुका हुआ होता है। तो दलपुंज जो नलिका बनाते हैं उस तरह के जो फ्लावर होते हैं उसमें बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो ये बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली कहते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल देखें ऑर्निथोफिली में, तो जो हमिंग बर्ड होती है, हमिंग बर्ड, वो बिग्नोनिया में पॉलिनेशन करती है। अब हमिंग बर्ड के अलावा एक और है नेक्टरिना एफ्रा।
नेक्टेरिना एफ्रा, ठीक है, वो स्टर्लिट्जिया में करती है। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर बॉम्बेक्स में होता है, नाम सुना है आपने? एक यहाँ पर पांगरा एक प्लांट का नाम है, एक सेमल है और एक पांगरा है। तो जो बॉम्बेक्स है और एरिथ्रिना है, एरिथ्रिना ये यहाँ पर क्रो कौवे के द्वारा होता है और ये किसके द्वारा? मैना के द्वारा होता है। मैना को यहाँ हाउस स्पैरो भी कहते हैं। तो हमिंग बर्ड में बिग्नोनिया में, नेक्टेरिना एफ्रा द्वारा, स्टर्लिट्जिया में, कौवे द्वारा बॉम्बेक्स में, मैना द्वारा एरिथ्रिना में, इन सब प्लांट्स में जो पॉलिनेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है? बर्ड्स से हो रहा है। तो अभी तक आपने यहाँ पर मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा। क्रॉस पॉलिनेशन के मेथड पढ़ने के बाद हम मेन टॉपिक में आते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, इज मीन्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। कि वहाँ पर आपने जैसे सेल्फ पॉलिनेशन में मेरिट डीमेरिट पढ़ी थी, तो इसमें क्या बेनिफिट है अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, मेरिट्स के इसके और डीमेरिट्स क्या है। तो मेरिट जो लाभ है इसमें क्या होता है? न्यू वेराइटीज आर प्रोड्यूस्ड, न्यू वेराइटीज आर प्रोड्यूस्ड, एक तो ये लाभ है, ठीक है। दूसरा है हाइब्रिड विगर होता है, संकर ओज, अलग अलग वैरायटी के जो दो प्लांट आपस में पॉलिनेट करते हैं या फ्लावर करते हैं, तो उसमें जो नया प्लांट या सीड डेवलप होता है उसमें हाइब्रिड विगर होता है। दोनों पौधों के इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण या उपयोगी लक्षणों का मिश्रण आ जाता है, जिसका अर्थ हाइब्रिड विगर, ठीक है। एज वेल एज जो सीड्स होते हैं, सीड्स हो गए या फ्रूट्स हो गए, ठीक है, या प्लांटलेट्स हो गए, प्लांटलेट्स कैसे होते हैं? आर हेल्दी, स्वस्थ होते हैं इन कंपैरिजन टू सेल्फ पॉलिनेशन। हेल्दी के साथ साथ क्या होते हैं? डिसीज रेजिस्टेंट होते हैं, प्रतिरोधक शक्ति ज़्यादा होती है, डिसीज रेजिस्टेंट, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। एंड क्या होता है यहाँ पर? इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, जो वातावरण की प्रतिरोधक क्षमता होती है, ठीक है, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो वातावरण के प्रति भी होना चाहिए प्रतिकूल परिस्थितियों में। एंड एडवर्स कंडीशंस, प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति भी इनमें ज़्यादा होती है। एज वेल एज हाई प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या होता है? कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। डीमेरिट्स क्या है? हानियाँ क्या हैं क्रॉस पॉलिनेशन की? एक तो ये अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है कि पॉलिनेशन होगा कि नहीं, पता नहीं है, क्योंकि किस प्लांट किस पे या फ्लावर किस पे डिपेंड रहता है? अदर्स पर डिपेंड रहता है, या तो एयर पर या वाटर पर या बर्ड्स पर या इंसेक्ट्स पर, इसलिए अनसर्टेन होता है, ठीक है ना। और डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स पर डिपेंड है, एक तो ये है। दूसरा यहाँ पर क्या कंडीशन है कि लार्ज एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, large amount of energy is exhausted, बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च हो जाती है इन प्रोडक्शन ऑफ, क्या पैदा करने में? कलर, फ्रेगरेंस एंड नेक्टर। कलर, फ्रेगरेंस और नेक्टर उत्पन्न करने में बहुत सारी एनर्जी पौधे की क्या हो जाती है? खर्च हो जाती है। ये भी क्या है? एक अनसर्टेनिटी है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सारी उसका हम क्या कर सकें? यूज़ कर सकें। एज वेल एज और क्या डीमेरिट्स हैं कि इसमें जो अनसर्टेनिटी के अलावा ये जो हमारी एनर्जी खर्च हो रही है, बस यही डीमेरिट है, बाकी सब क्या मेरिट है। इसका मतलब अगर कंपैरेटिवली हम देखें तो सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में, तो क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा यूज़फुल होता है प्लांट्स के लिए और उपयोगी होता है, ठीक। अब हम आते हैं यहाँ पर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कृत्रिम परागण, इसका मतलब मैन मेड, ठीक है ना।
अगर मनुष्य के द्वारा अगर कृत्रिम रूप से परागण किया जा रहा है तो वो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है। होता क्या है कि इसमें जो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में हम यहाँ पर जो स्टैमेंस हैं, स्टैमेंस आर रिमूव्ड फ्रॉम immature flower, immature bisexual flower। इस मेथड को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द इमेस्कुलेशन। क्या कहते हैं? इमेस्कुलेशन कहते हैं। अब हमने यहाँ से पॉलिन ग्रेन्स निकाल दिए, स्टेमन्स हटा दिए। अब क्या करेंगे, इस पूरे फ्लावर को, बाकी पार्ट्स तो इसमें रहेंगे ही, इस फ्लावर को हमने यहाँ पर एक पॉलीथीन की थैली से ढक दिया। किससे ढक दिया? पॉलीथीन से। क्यों ढक दिया? ताकि एयर में उड़ते हुए किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पॉलिन ग्रेन्स ना सकें। अब जो डिजायर्ड ऑफ एट मैच्योरिटी, जिस समय मैच्योरिटी हो जाएगी, ठीक है, एट मैच्योरिटी, डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन्स, डिजायर्ड pollen grains are dusted on stigma। जो डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन्स से जिस क्वालिटी के हम चाहते हैं, जिस पौधे के हम चाहते हैं, जिस वैरायटी के चाहते हैं, उसको यहाँ पर क्या कर दिया, स्प्रे कर दिया और फिर से इसको ढक दिया अप टू द मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी तो हो ही चुकी, फिर से ढक दिया ताकि दूसरे पॉलिन ग्रेन्स ना आ सकें। दिस इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, कृत्रिम परागण। बहुत सारे प्लांट्स में टेक्निक यूज़ की जा रही है, जिससे कारण से यूजफुल कैरेक्टर्स को हम जो है नेक्स्ट जनरेशन में ला सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर कि जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन, जर्मिनेशन ऑफ pollen grain on स्टिग्मा। वर्तिकाग्र पर पॉलिन ग्रेन कैसे जर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, इस मेथड को हमको पढ़ना है। अब आप देखिए यहाँ पर कि ये हमारा ठीक है। अब इस जगह पर पॉलिन ग्रेन आ गए, ये पॉलिन ग्रेन है, पॉलिन ग्रेन, ठीक। अब पॉलिन ग्रेन पहले ऐसा है, आप देख लीजिए, ये यहाँ पर क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस या फिर ट्यूब सेल। और ये कौन सा है? इट इज कॉल्ड द जनरेटिव न्यूक्लियस, जनन केंद्रक। ये क्या है? दिस इज द जर्म पोर। इस कंडीशन में यहाँ पर पॉलिन ग्रेन कहाँ पर आ गया? वर्तिकाग्र पर आ गया। अब पॉलिन ग्रेन क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। पॉलिन ग्रेन में ये जो अंदर की इंटाइन है, ये अंदर की इंटाइन यहाँ पर एक ट्यूब बनाएगी। दिस इज कॉल्ड द पॉलिन ट्यूब, दिस इज द पॉलिन ट्यूब। और कहाँ से निकल रही है? फ्रॉम द जर्म पोर। और ये यहाँ पर एक्साइन है और यहाँ पर ट्यूब न्यूक्लियस और जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। अब जैसे ही और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा तो ये हमारी जो पॉलिन ट्यूब है ये और लंबी हो जाएगी। अब जैसे ही लंबी हो जाएगी तो यहाँ पर ये कंटेन द मेल गैमीट, मेल गैमीट बाय डिवीजन ऑफ जनरेटिव न्यूक्लियस। जो जनन केंद्रक है उसके विभाजन से क्या बन गए? दो मेल गैमीट बन गए
और मेल गैमीट बनने के बाद ये जो पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब यहाँ से राइज करती हुई कहाँ तक पहुँचेगी? ओव्यूल तक पहुँच रही है। ये पॉलन ट्यूब आ रही है यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा जो है पॉलन ट्यूब अंदर इंटर कर रही है ये। अब क्या होगा? एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। ओव्यूल में बीजांड में जब पॉलन ट्यूब पहुंचेगी 3 तरह से इंटर कर सकती है। एक को कहते हैं यहाँ पर पोरोगैमी। पोरोगैमी क्या है? ये ओव्यूल है, ठीक है। तो ये पॉलन ट्यूब आ रही है यहाँ से इंटर कर रही है, ये पोरोगैमी है, ठीक है। जितने भी नॉर्मल एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, व्हीट, राइस एटसेट्रा, इन सब में इसी तरह का होता है। दूसरा है यहाँ पर चलाजोगैमी। चलाजोगैमी ये हमारा ओव्यूल है और ये पॉलन ट्यूब सीधे यहाँ से इंटर कर रही है, ये पॉलन ट्यूब किस पार्ट से? ये कौन सा पार्ट था? चलाजा था। ये कौन सा था? माइक्रोपाइल था। माइक्रोपाइल से इंटर कर रही है पोरोगैमी, और चलाजा पार्ट से अगर इंटर कर रही है तो दैट इज कॉल्ड द चलाजोगैमी। तो जो चलाजोगैमी होता है, इस टाइप का जो पॉलन ट्यूब इंटर करती है, उसको यहाँ पर क्या कहते हैं? एग्जाम्पल कैजुरिना है। तो चलाजोगैमी, इसमें एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कैजुरिना। तीसरा है यहाँ पर ये पॉलन ट्यूब आ रही है यहाँ से और इंटेगुमेंट को भेद के अंदर जा रही है यहाँ से, ठीक है। इसे क्या कहते हैं यहाँ पर? मीसोगैमी। मीसोगैमी। तो कहाँ से जा रही है? बाई इंटेगुमेंट। तो इंटेगुमेंट से होकर के अंदर जा रही है, इससे कहते हैं कवलोगदांग गैमी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हिंदी आप इंग्लिश में लर्न कर लीजिए, जो यहाँ पर मीसोगैमी है वो किसमें पाया जाता है? यहाँ पर कुकुरबिटा में। तो एग्जाम्पल है यहाँ पर कुकुरबिटा। तो जो कद्दू कुल के जो पौधे हैं उसमें इंटेगुमेंट को भेद करके यहाँ पर अंदर प्रवेश करती है पॉलन ट्यूब, और चलाजा को भेद करके कैजुरिना में प्रवेश करती है। और नॉर्मली यहाँ पर तो 3 तरह का कंडीशन है, पोरोगैमी, चलाजोगैमी और मीजोगैमी। नॉर्मली ये कंडीशन होती है, इस समय माइक्रोपाइल से कहाँ से इंटर कर रहा है? बाई माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार से अंदर प्रवेश कर रहा है। अब हम आते हैं फर्टिलाइजेशन में, निषेचन में, कि निषेचन कैसे होता है। हमने अभी आपको इससे पहले किसका स्ट्रक्चर बताया था? एम्ब्रॉय सैक का, भ्रूण कोश का बताया था ना। यहाँ पर पढ़ेंगे हम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हिंदी में क्या कहते हैं? निषेचन। अब आप देखिए, ठीक है, थोड़ा सा और जरा क्लियर बना दें। These are the antipodal cells, n plus n plus n. These are the egg apparatus, n plus n plus n, ठीक है। अब this is the micropyle, this is the chalaza, this is the funicle, and this is the embryo sac formed by the megasporogenesis। कैसा है? हैप्लॉइड है। इसमें एक न्यूक्लियस था पहले, लगातार माइटोटिक डिवीजन 3 बार हुआ था, तो 8 केंद्रक बन गए थे, और 8 यहाँ पर बने हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। दीज 2 आर द पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक हैं n+n, मतलब सारी कोशिकाएं या केंद्रक अगुणित हैं, ठीक है। अब यहाँ से, इस जगह से, यहाँ से पॉलन ट्यूब आ रही है,
नॉर्मली आपको पता है कहाँ से आती है, माइक्रोपाइल से होकर आती है। तो जो माइक्रोपाइल से होकर जब पॉलन ट्यूब अंदर इंटर करेगी तो कहाँ से प्रवेश, ये आ रही है, एंड इट कंटेन्स द 2 मेल गैमीट। कितने मेल गैमीट हैं, 2 मेल गैमीट हैं। दीज आर द मेल गैमीट्स। अब जो नरयुग्मक हैं अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो उसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों है, आप देखिए कि यहाँ पर जो मेल गैमीट फर्स्ट होगा, मेल गैमीट फर्स्ट प्लस ये वाला ओवम है इसमें, दिस इज द ओवम एंड दीज 2 आर द सिनर्जिड्स। क्या है ये, सिनर्जिड्स हैं, N+N, और ओवम एक ही है, 3 में से एक अलग ये ओवम है। तो मेल गैमीट किससे रिएक्ट करता है, ओवम से। ओवल का मतलब कौन सा गैमीट, फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फ्यूजन एंड क्या बनेगा यहाँ पर, जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट, क्योंकि ये भी N था और ये भी क्या था, N था, अगुणित था। आप देख लीजिए जो दूसरा मेल गैमीट है यहाँ पर, मेल गैमीट सेकेंड, ये भी N है, प्लस ये किससे रिएक्ट करेगा, पोलर न्यूक्लियाई से। पोलर न्यूक्लियाई कितने थे, 2 थे, N+N। तो 3 केंद्रक मिल रहे हैं, इसलिए इसे यहाँ पर कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और इसके फलस्वरूप बनता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसा बनेगा, 3N, हिंदी में कहते हैं भ्रूण पोष। देख लीजिए ये क्या था, ये था भ्रूण कोश, वहां पर पा है, पी माने पैरेट, भ्रूण पोष, ट्रिप्लॉयड है। क्यों, क्योंकि 2 और 1 3 केंद्रक मिल गए हैं। दिस इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन। 2 बार निषेचन की क्रिया हो रही है, और डिस्कवर्ड बाय द नवाश्चिन, एक साइंटिस्ट हुए हैं नवाश्चिन, उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था इन एंजियोस्पर्म। और आवृत बीजी पौधों में विशिष्ट लक्षण है कि द्विनिषेचन नवाश्चिन ने जो खोजा था, तो द्विनिषेचन पाया जाता है, और एंडोस्पर्म जो बनता है भ्रूणपोष वो ट्रिप्लॉयड होता है, त्रिणुत होता है। बाकी जो सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स हैं वो नष्ट हो जाती हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स आर लॉस्ट, नष्ट हो जाती हैं। अब जो जाइगोट है ये क्या बना रहा है, ये एम्ब्रॉय बनाएगा, भ्रूण, और जो एंडोस्पर्म है ये क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा, किसको, फॉर द डेवलपिंग जाइगोट या डेवलपिंग एम्ब्रॉय। भ्रूण को लगातार पोषण मिलेगी, कब, जब तक कि लीव्स नहीं निकल आती हैं छोटे बीज के अंदर से, जब तक पत्तियां नहीं डेवलप होती तब तक प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है। तो उस समय न्यूट्रिशन देने का कार्य भ्रूणपोष करता है। यही कार्य ह्यूमन बींग्स में प्लेसेंटा द्वारा मदर से मिलता है। हम जो डेवलप हो रहे हैं या शिशु जो डेवलप हो रहा है मदर के अंदर, उस भ्रूण को पोषण प्लेसेंटा से मिल रहा है, वाइटल कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटस। लेकिन यहाँ पर जो प्लांट डेवलप करेगा तो उसमें एंजियोस्पर्म प्लांट में एंडोस्पर्म उसको भ्रूणपोष क्या देगा, पोषण देगा। जब लीफ निकल आएगी तो प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन, के आवृत बीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण है। एंड स्पेशल फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी पौधों का क्या है, विशिष्ट लक्षण है। ठीक, आप समझ गए डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन क्या है। अब आप देखिए इसके बाद बिल्कुल सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या लर्न कर लेना है, इक्वेशन लर्न कर लेना है। आप समझ जाएंगे इस तरह से कि बाकी जो अदर्स होते हैं सिनर्जिड्स, वो पैसेज बनाते हैं कहाँ तक, ओवम तक जाने के लिए, और बाद में लॉस्ट हो जाते हैं, एंटीपोडल भी नष्ट हो जाते हैं। एंटीपोडल हमेशा किस तरफ होते हैं, चलाजल पॉइंट पर, और माइक्रोपाइल की तरफ हमेशा क्या होता है, एग अपरेटस होता है। अब हम इसके बाद आते हैं यहाँ पर कि जो एक्साइन होता है,
तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद क्या होता है? ओव्यूल किसमें बदल जाता है? सीड में। और जो ओव्यूल के चाहे जो इंटेगुमेंट्स थे, वो बनाती हैं सीड कोट। अब ओवरी किसमें बदल जाती है? ये बदल जाती है फ्रूट में। और ओवरी की जो वॉल होती है, ओवरी वॉल, वो बनाती है पेरिकार्प। पेरिकार्प फिर 3 लेयर में हो सकता है, ये एपिकार्प हो सकता है, मीसोकार्प हो सकता है, या एंडोकार्प के रूप में हो सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाता है? अदर्स जो पार्ट हैं, सिनर्जिट्स हैं, सिनर्जिट्स और एंटीपोडल सेल्स क्या हो जाती हैं? लॉस्ट हो जाती हैं। ठीक। जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं वो क्या हो जाते हैं? यहाँ पर झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, फॉल डाउन। ठीक। लीची में कहीं एक पार्ट बनता है इन लीची, एरिल इज फॉर्म्ड फ्रॉम, कहाँ से बनता है? लीची में जो एरिल बन रहा है वो माइक्रोपाइलर पार्ट से बन रहा है। एक बात समझ लीजिए कि जो माइक्रोपाइलर पार्ट होता है वो लीची में कैसे बदल जाता है? यहाँ पर एरिल में बदल जाता है। अब जो एरिल में बदल रहा है यहाँ पर, वो भी आपको स्पेशल फीचर ध्यान रखना है। फ्रॉम किससे बन रहा है? माइक्रोपाइलर एंड। ठीक। समटाइम्स इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द कैरेंकिल, कभी कभी इसको कैरेंकिल भी कहते हैं। ठीक है। कैस्टर सीड में पाया जाता है रेडी में, तो कैस्टर में क्या बनता है? ये कैस्टर में उसको कहते हैं कैरेंकिल। और लीची में क्या कहते हैं? यहाँ पर एरिल कन्वर्ट हो जाता है। अब हम आते हैं यहाँ पर आफ्टर डेवलपमेंट में जाइगोट के फॉर्मेशन में एम्ब्रॉयजेंसिस, भ्रूणीय विकास, एम्ब्रॉयजेंसिस, भ्रूण का विकास। परिवर्धन और विकास भ्रूण का कैसे हो रहा है? सो जाइगोट से जो एम्ब्रॉय बन रहा है, हमको उसका स्पेसिफिक फीचर पढ़ना है। अब देखिए आप, स्पेसिफिक फीचर पढ़ने से पहले जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। यह है जाइगोट, द्विगुणित है, आपको पता है। जाइगोट में यहाँ पर अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ऐसा एक सेल बनती है यहाँ पर बेसल या सस्पेंसर सेल, और दूसरी बनती है यहाँ पर टर्मिनल सेल। अब जब अनुप्रस्थ विभाजन जाइगोट में हुआ है तो जो टर्मिनल सेल बनेगी उसको एम्ब्रियोनल सेल भी कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्ब्रियोनल सेल। और ये जो बनती है ये किसको बनती है? चलाजल एंड। और ये कहाँ बनेगा? टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, बीजांड द्वार की तरफ का भाग होता है, वहाँ पर जो सेल बनती है उस तरफ, उसको क्या कहते हैं? बेसल सेल कहते हैं। और उसके जो अगेंस्ट बनती है उसको यहाँ पर क्या कहते हैं? यहाँ पर चलाजल पार्ट की तरफ बन रही है। तो हमको ये देखना है कि चलाजल पार्ट की तरफ कौन सी है और यहाँ पर माइक्रोपाइल की तरफ कौन सी है। अब इस वाले पार्ट में ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है, ट्रांसवर्स डिवीज़न। और इसमें कौन सा होता है? इसमें होता है लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न।
तो आप देखिए यहाँ पर ट्रांसवर्स डिवीज़न हुआ और इसमें कैसा हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया। तो ये एम्ब्रियोनल सेल हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ पर बेसल सेल जो ट्रांसवर्स डिवीज़न हो गया ऐसा, और ये वाला पार्ट ऐसा हो गया। तो ये बन गया टी शेप्ड, ठीक है, प्रो एम्ब्रॉय, बाल भ्रूण किस शेप का बन गया, टी शेप का। ऊपर वाले में अनुप्रस्थ विभाजन हुआ बेसल सेल में, और टर्मिनल सेल में जो चलाजल एंड की तरफ था वो कौन सा हुआ, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न हुआ। अब क्या होगा, इस वाले ट्रांसवर्स पार्ट वाल में लगातार फिर से ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा। ट्रांसवर्स डिवीज़न यहाँ पर कंटिन्यूअसली, इसमें लगातार अनुप्रस्थ विभाजन होगा कई बार। ये कहलाएगा सस्पेंसर, हिंदी में कहते हैं निलंबक। निलंबक की सबसे ऊपरी फूली हुई कोशिका कहलाती है हास्टोरियल सेल, हास्टोरियल सेल, ठीक है। अब निलंबक की जो नीचे, सबसे नीचे की जो कोशिका होती है दैट इज कॉल्ड द हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस। अब इस वाले में लगातार डिवीजन होगा, ठीक। अब ये ऐसी सेल बना रही है। ये जो ऊपर की दो सेल हैं ये हैं यहाँ पर हाइपोबेसल, हाइपोबेसल सेल्स, और जो नीचे की दो हैं ये कहला रही हैं यहाँ पर एपीबेसल सेल, एपीबेसल सेल्स। हाइपोबेसल सेल क्या बनाएगी, यहाँ पर प्लूमूल बनाएगी, सॉरी रेडिकल बनाएगी, और जो एपीबेसल सेल है वो बनाएगी प्लूमूल एंड कॉटिलिडन्स, बीजपत्र। हास्टोरियल का क्या कार्य है, हास्टोरियल सेल जो होती है वो बीजांड काय से न्यूट्रिशन लेती है, और न्यूट्रिशन लेकर के किसको देती है, यहाँ पर टी शेप्ड एम्ब्रॉय में नीचे वाले पार्ट को जो प्लूमूल और रेडिकल बना रहे हैं, ताकि उनको क्या मिले, एनर्जी मिले, और ये जो एनर्जी मिल रहे हैं इससे लगातार वो क्या करें, डेवलप करें। अब इसके बाद फिर से एक स्टेप होगा, ये हास्टोरियल सेल हो गई, और ये वाला जो पार्ट है ये कंटिन्यू डिवाइड करके और इस तरह की लेयर्स बना देगा। ये जो आउटर लेयर है दिस इज कॉल्ड द डर्मेटोजन। क्या कहते हैं, डर्मेटोजन। जो मिडिल लेयर है दैट इज कॉल्ड द पेरीब्लेम, दिस इज कॉल्ड द पेरीब्लेम, एंड इनर लेयर इज कॉल्ड द प्लीरोम। आप देखिए यहाँ पर 3 लेयर मैं लिख दे रहा हूँ, डर्मेटोजन, पेरीब्लेम और प्लीरोम। डर्मेटोजन बनाएगा यहाँ पर एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू। प्लीरोम बनाएगा यहाँ पर कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, और प्लीरोम बनाएगा यहाँ पर स्टील, रंभ, या इसी को कहते हैं वेस्कुलर बंडल। और फिर इस तरह से यहाँ पर ये ओव्यूल है, देख रहे थे ना आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर, कि ऐसा पूरा ओव्यूल था, और ओव्यूल के अंदर ही जाइगोट अभी क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है के अंदर। तो ये वाला पार्ट ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, और this is the development of
डाइकॉट एम्ब्रॉय। क्या बना रहा है? डाइकॉट एम्ब्रॉय। तो एग्जाम्पल है यहाँ पर कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। तो एम्ब्रॉयजेनेसिस में यहाँ पर हम मोस्टली किसका पढ़ रहे हैं? यहाँ पर डाइकॉट का डेवलपमेंट। सेम कंडीशन मोनोकॉट में होती है, लास्ट में केवल जो एम्ब्रॉय है यहाँ पर वो डाइकोटिलेडन, दो बीज पत्र बनाई जाए, एक बीज पत्र बनाता है और उस कंडीशन में यहाँ पर मोनोकॉट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो सेम इसी तरह से डिवीजन होता है जाइगोट में। जब डिवीजन होगा तो माइक्रोपाइलेट की तरफ बेसल सेल और चलाजा की तरफ टर्मिनल सेल, ये अनपस विभाजन करेगी तो दो बना दिया, इसने भी दो लॉन्गिट्यूडनल करके बना दिया तो टी शेप बन गया। इसके बाद ये वाली सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करती है तो 8 से 10 जो है सेल लॉन्ग एक फिलामेंट बनाती है, उसमें अपर सेल फूली हुई होती है, सो हास्टोरियल सेल कहते हैं। सबसे नीचे वाली हाइपोफाइसिस कहलाती है और उसके नीचे ये वाला जो एम्ब्रियोनल सेल था वो डिवीजन करता है तो 4 सेल बनती है, हाइपोबेसल एंड एपीबेसल। तो जो दो हाइपोबेसल है वो रेडिकल बना रही हैं, एपीबेसल प्लूमुलोकोटिलेडन्स बना रही हैं। फिर इसके बाद ये सेल, ये चारों लगातार कई तरह से डिवीजन करके, कई बार डिवीजन करके 3 लेयर बनाती है, डर्मेटोजन, पेरीब्लेम और प्लीरोम। ये आउटर मोस्ट लेयर है, एपिडर्मल टिश्यू बनाती है। पेरीब्लेम क्या बनाती है? कॉर्टेक्स अप टू एंडोडर्मिस। और प्लीरोम क्या बनाती है? स्टीलिया वेस्कुलर बंडल बनाती है। और बाद में 2 बीज पत्र बन जाते हैं तो डाइकॉट का डेवलपमेंट, और एक बनता है तो मोनोकॉट का डेवलपमेंट। दिस इज कॉल्ड द एम्ब्रॉयजेनेसिस, भ्रूणीय परिवर्धन या भ्रूणीय विकास। तो ये जो एम्ब्रॉयजेनेसिस है या भ्रूणीय परिवर्धन है या भ्रूणीय विकास है, इसका अध्ययन कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस नामक पौधे में, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन का अध्ययन किया गया, इसीलिए यहाँ लिख दिया गया है इसका कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस का एग्जाम्पल है। तो ये भ्रूण का परिवर्धन आपने देखा कि किस तरह से, और इस भ्रूण को लगातार न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म से मिल रहा है, और जो एंडोस्पर्म है भ्रूण पोष वो त्रिगुणित है, और ये जो ट्रिप्लॉइड है एंडोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म का आवृत बीजी का विशिष्ट लक्षण है। किसी और पौधे में या एंजियोस्पर्म के अलावा किसी और ग्रुप में ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म नहीं होता। अब हम स्टडी करते हैं कि व्हाट इज एंडोस्पर्म, भ्रूण पोष क्या है। चलिए देखते हैं। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म हिंदी में कहते हैं भ्रूण पोष। कैसा होता है? मतलब ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। ठीक है, क्या देता है? गिव्स न्यूट्रिशन टू gives न्यूट्रिशन टू, नीचे लिख दें, डेवलपिंग एम्ब्रॉय। विकासशील भ्रूण को क्या दे रहा है? पोषण दे रहा है। अब इसमें इट इज ऑफ 3 टाइप्स, इट इज ऑफ 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पर 3 प्रकार का भ्रूणपोष है। पहला है यहाँ पर न्यूक्लियर टाइप, न्यूक्लियर टाइप। दूसरा है सेलुलर टाइप, और तीसरा है यहाँ पर हेलोबियल टाइप। न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप एंड हेलोबियल टाइप। हम पहले में आते हैं, व्हाट इज न्यूक्लियर टाइप।
दिस इज द एम्ब्रॉय सैक था ये। ये यहाँ पर ये जाइगोट हो गया, ठीक है। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी कहते हैं, एंडोस्पर्म की। इन द न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म कंटिन्यूअसली क्या होगा यहाँ पर, ये न्यूक्लियर टाइप है, न्यूक्लियर टाइप। न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन। लगातार केंद्रक विभाजन करते रहते हैं ऐसे। ये लगातार केंद्रक विभाजन कर रहे हैं। एंड सेंट्रल वैक्यूल इज फॉर्म्ड, सेंट्रल वैक्यूल इज फॉर्म्ड, केंद्रीय रिक्तिका बन जाती है। दिस इज द सेंट्रल वैक्यूल, केंद्रीय रिक्तिका, ठीक है। और न्यूक्लियाई कहाँ अरेंज हो गए हैं, यहाँ पर पेरीफेरी, सबसे कॉर्नर पर जो न्यूक्लियाई अरेंज हो गए हैं। इस तरह का जो न्यूक्लियर टाइप डेवलपमेंट पाया जाता है वो कैप्सेला में, रेडिश में, ब्रेसिका में एग्जाम्पल है यहाँ पर कैप्सेला, बर्सा, पेस्टोरिस, फिर इसके बाद रेडिश, ब्रेसिका एटसेट्रा। ये न्यूक्लियर टाइप है। अब सेलुलर टाइप क्या है, दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज द सेलुलर टाइप। हियर द सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस आफ्टर ईच डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। हर बार जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, ठीक है, यहां पर आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन, आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। हर बार जब भी न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, और जब सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा तो इससे कहेंगे यहाँ पर सेलुलर टाइप। आप देखिए these are the cell wall formation. जैसा सेलुलर टाइप है तो ये सब आप देख रहे हैं कि सेल वॉल किस तरह से बन रही हैं। ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, ये सेल वॉल, और ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल है टोमेटो, पोटैटो, एज वेल एज एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि इसमें यहाँ पर कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस था। इसके अलावा इसमें विलार्सिया और सनफ्लावर है, विलार्सिया और सनफ्लावर। जो थर्ड टाइप का है ये जाइगोट है, देख लीजिए ये जाइगोट है। थर्ड टाइप ऑफ, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया है, दिस इज द हेलोबियल टाइप। हेलोबियल टाइप में क्या होगा, ये यहाँ पर ये जाइगोट था, कोई बात नहीं, जाइगोट से कोई मतलब नहीं है। पहले एक डिवीज़न हुआ न्यूक्लियस का और एक क्या बन गई, ये सेल वॉल बन गई, सेल वॉल। आफ्टर सिंगल डिवीजन
डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। एक बार के विभाजन के बाद सेल वॉल बनती है, देन इर्रेगुलर न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस। फिर लगातार क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन इर्रेगुलर होते हैं। एक बार भर यहाँ पर सेल डिवीजन हो गई थी, अब इसके बाद न्यूक्लियस लगातार डिवाइड करेंगे। ये क्या है, इट इज द इंटरमीडिएट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन न्यूक्लियर टाइप एंड सेलुलर टाइप। इसमें जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एरीमुरस हेलोबियल टाइप में। तो न्यूक्लियर टाइप में कंटिन्यू न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल बन गई है। सेलुलर टाइप में हर बार न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद सेल वॉल बन जाती है, सेलुलर टाइप। और एरीमुरस में पहले सिंगल डिवीजन हुआ न्यूक्लियस का, तो एक बार सेल वॉल बनी, और एक बार सेल वॉल बनने के बाद फिर कंटिन्यूसली इरेगुलर डिवीजन होता है न्यूक्लियस का, और सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। दिस इज द हेलोबियल टाइप called the intermediate stage between the nuclear type and the cellular type। एंडोस्पर्म का फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं किसको, फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रॉय। अब एक पॉइंट आता है इसमें कि न्यूक्लियर जो एम्ब्रॉय सैक है, ठीक है, एम्ब्रॉय सैक और एंडोस्पर्म, उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये है यहाँ पर एम्ब्रॉय सैक और ये है एंडोस्पर्म। कहीं कि पूछ लेते हैं डिफरेंस। ये है हैप्लॉइड और ये कैसा है, ट्रिप्लॉइड। ये कैसा होता है, हॉलो होता है, ठीक है, और कंटेन्स एंडोस्पर्म, ठीक। ये कैसा है, हॉल खोखला है। तो ये ट्रिप्लॉइड है। ये बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन। और ये कब बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, निषेचन के बाद बनता है। ये केवल क्या कर रहा है, कंटेन्स जाइगोट, कंटेन्स जाइगोट या एम्ब्रॉय। और ये क्या देता है इसको, न्यूट्रिशन, गिव्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रॉय। ये डिफरेंस है एम्ब्रॉय सैक और एंडोस्पर्म में। अब इसके बाद हम आते हैं, एक कभी कभी एक कंडीशन आती है, पॉली एम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता। नाम सुना है आपने, पॉली एम्ब्रियोनी, हिंदी में कहते हैं यहाँ पर बहुभ्रूणता। किसने खोजा था, डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इन ऑरेंज, ठीक है ना, संतरे में खोजा था। है क्या यहाँ पर, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रॉय, मोर देन वन एम्ब्रॉय इन एम्ब्रॉय सैक या इन ओव्यूल, ओव्यूल कह सकते हैं या ओवरी कह सकते हैं। एक से अधिक भ्रूण अगर पाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द पॉली एम्ब्रियोनी, ड्यू टू डिवीजन ऑफ जाइगोट
आर मोर देन वन एम्ब्रॉय सैक इन ओव्यूल, एक से अधिक भ्रूणकोष हो सकते हैं, या और फर्टिलाइजेशन ऑफ या फ्यूजन ऑफ, किसका फ्यूजन हो सकता है यहां पर, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिड्स विद मेल गैमीट, ये फ्यूज कर जाए तो भी ये कंडीशन हो सकती है पॉलीएम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता। ये आवृत बीजी में बहुत कम पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म का कॉमन लक्षण है, लेकिन मे भी प्रेजेंट हो सकती है। अब इसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक पे हम आते हैं आवृत बीजी में, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, आवृत बीजी पौधे का जीवन चक्र। नाम सुना होगा आपने। तो जो भी अभी हमने स्टेप पढ़े हैं, पूरे स्टेप को एक पॉइंट में अगर हम कवर कर लें, दैट इज कॉल्ड द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आवृत बीजी पौधे का क्या करना है, जीवन चक्र। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर दो जनरेशन होती हैं, स्पोरोफिटिक जनरेशन डिप्लॉयड होती है, और कौन सी, गैमेटोफिटिक जनरेशन कैसी होती है, हैप्लॉयड होती है। ये क्या है यहाँ पर, प्रभावी है, और ये क्या है यहाँ पर, अप्रभावी, इन एंजियोस्पर्म आवृत बीजी में। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ना है, यहाँ पर आप देखिए कि ये यहाँ पर प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आवृत बीजी पौधा द्विगुणित है। प्लांट में क्या होता है, फ्लावर, पुष्प द्विगुणित है। पुष्प में यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो सकते हैं, यहाँ पर तो एंड्रोशियम हो गया, और क्या हो गया यहाँ पर, गाइनोशियम हो गया। एंड्रोशियम को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है क्या होती है, स्टमन होती है, पुंकेसर। इसकी क्या होती है यहाँ पर, कार्पेल होती है, या फिर क्या होती है, पिस्टिल होती है। इसकी पुंकेसर है, उसकी क्या है, अंडप है। कार्पेल में जो मेन पार्ट होता है वो होता है यहाँ पर एंथर, परागकोश, और इसमें मेन पार्ट क्या होता है, ओवरी। परागकोश के अंदर क्या होते हैं यहाँ पर, परागकोश के अंदर क्या होते हैं, पालियाँ होती हैं। पालियों के अंदर क्या होते हैं यहाँ पर, मेन पार्ट किसमें आते हैं हम यहाँ पर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स द्विगुणित हैं। ये भी द्विगुणित था, ये भी द्विगुणित था, ये भी द्विगुणित था। अभी तक के सारे पार्ट कैसे हैं, डिप्लॉयड हैं। ओवरी के अंदर क्या बनता है यहाँ पर, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, ये भी द्विगुणित था। दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा डिवीज़न, मियोटिक डिवीज़न, हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। मैं और क्लियर लिख दूं, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल यहाँ बनाएगा माइक्रोस्पोर, हिंदी में कहेंगे लघु बीजाणु। और मेगास्पोर मदर सेल क्या बनाएगा यहाँ पर, ये बनाएगा मेगास्पोर, महाबीजाणु।
ठीक है ना। अभी तक तो आप समझ में आ रहा है कि ये यहाँ माइक्रोस्पोर बना रहा है और वो क्या बना रहा है, मेगास्पोर बना रहा है। माइक्रोस्पोर को ही क्या कहते हैं यहाँ पर, पॉलिन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, अब माइक्रोस्पोर को एक और नाम लिखते हैं यहाँ पर, पॉलिन ग्रेन इसको। अब मेगास्पोर का एक और नाम है, उसे क्या कहते हैं यहाँ पर, एम्ब्रॉय सैक। पॉलिन ग्रेन के अंदर क्या बनेंगे, मेल गैमीट्स, और एम्ब्रॉय सैक के अंदर क्या बन रहा था यहाँ पर, फीमेल गैमीट। मेल गैमीट बने यहाँ पर, स्पर्म नहीं कहते हैं, एनिमल्स में कहते हैं। मेल और फीमेल गैमीट यहाँ पर अभी जैसे अर्धसूत्रीविभाजन हुआ तो ये भी हैप्लॉइड हो गया, ये भी हैप्लॉइड हो गया, मेल गैमीट भी हैप्लॉइड हो गया, फीमेल गैमीट भी हैप्लॉइड हो गया। ये यहाँ पर फ्यूज़न हुआ, जैसे ही फ्यूज़न हुआ तो क्या बन गया, जाइगोट। कैसा है, डिप्लॉयड इन नेचर। जाइगोट ने डेवलप किया तो बन गया एम्ब्रॉय, और एम्ब्रॉय से क्या बन गया, भ्रूण है। जाइगोट से सीड के अंदर हो रहे हैं ये सारे पार्ट, तो एम्ब्रॉय। अब आप देखिए यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, तो अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद और फ्यूज़न होने के पहले ये जो जनरेशन थी, दिस इज कॉल्ड द गैमेटोफिटिक जनरेशन, अगुणित पीढ़ी, युग्मकोद्भिद पीढ़ी। और जाइगोट बनने के बाद, एम्ब्रॉय बनने के बाद, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बाद फ्लावर, फिर उसके बाद जब तक कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, ये जो पूरी जनरेशन है, दिस इज कॉल्ड द स्पोरोफिटिक जनरेशन डिप्लॉयड इन नेचर, बीजाणोद्भिद पीढ़ी या द्विगुणित। तो दिस इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसे क्या कहते हैं यहाँ पर, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। तो जो पीढ़ी एकांतरण है वो सभी पौधों के जीवन काल में पीढ़ी एकांतरण आता है। बस ये डिपेंड करता है कि किसमें कौन सी जनरेशन कितने समय तक रहती है और कौन सी जनरेशन प्रभावी है और कौन सी क्या है, अप्रभावी है। तो आप देख रहे हैं कि आवृत बीजी पौधे के जीवन काल में प्लांट पौधा लगा है, बहुत सालों तक मल्टी ईयर्ड पौधा हो सकता है, बहुत सालों तक फ्लावरिंग नहीं होगी। फिर जब फ्लावरिंग हुई तो उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बने। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पुमंग कहते हैं, इसको यहाँ पर जायांग कहते हैं। पुमंग की जो इकाई होती है वो पुंकेसर होती है, जायांग की इकाई कार्पेल या पिस्टिल होती है, अंडप इसे कहते हैं। पुंकेसर के टॉप पर परागकोश लगा होता है, वही मेन पार्ट है, और कार्पेल के अंदर ओवरी होती है, अंडप के अंदर मेन पार्ट। परागकोश में जो एंथर होता है उसमें मुख्य जो सेल्स होती हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं। और यहाँ पर ये जो कोशिका है ये मेगास्पोर मदर सेल, ये सिंगल होती है। यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और ये मेगास्पोर मदर सेल, दोनों में अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होने पर माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर या परागकण बनाती है, जो दोहरी भित्ति से घिरा होता है, एक्साइन इंटरन, वो आपको पढ़ा चुके हैं। जबकि मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पर ही कटा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये मियोटिक डिवीजन है। जबकि यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल अगुणित मेगास्पोर या एम्ब्रॉय सैक या भ्रूण बना रही है, और ये भ्रूण के अंदर फीमेल गैमीट या ओवम बनता है। अभी आपने देखा है डबल फर्टिलाइजेशन में कि एम्ब्रॉय सैक के अंदर 8 केंद्रक थे, 3 चलाजल एंड की तरफ थे, उन्हें क्या नाम दिया था, एंटीपोडल सेल, और माइक्रोपायरल एंड की तरफ एगापैरेटस, एगापैरेटस में ही एक फीमेल गैमीट या ओवम होता है, यहाँ पर इसको ओवम भी लिख सकते हैं। अब जैसे ही दोनों फ्यूजन करते हैं, संयोजन करते हैं, फिर से द्विगुणित पीढ़ी या युग्मनज आ जाता है, युग्मनज बाद में विभाजन करता है। इस क्रिया को कहते हैं यहाँ पर एम्ब्रॉयजेनेसिस, भ्रूणीय परिवर्धन। तो एम्ब्रॉयजेनेसिस के द्वारा यहाँ पर एम्ब्रॉय या भ्रूण बनता है, और ये अंकुरण करके जिसमें रेडिकल और प्लूमूल जो होते हैं, तो एक मूलांकुर और परांकुर से डेवलप होता है, और पूरा नया पौधा पहले प्लांटलेट बनता है, और प्लांटलेट बाद में किसे बदल जाता है, प्लांट बदल जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कैसे द्विगुणित पीढ़ी
अगुणित में बदली और अगुणित पीढ़ी फिर से फ्यूजन के बाद द्विगुणित में बदली, तो हर पौधे के जीवन चक्र में दोनों पीढ़ियां आती हैं। बस कौन सी पीढ़ी ज़्यादा समय तक रहती है वो प्रभावी होती है और जो पीढ़ी कम समय के लिए आती है वो अप्रभावी होती है। तो आवृत बीजी पौधे के जीवन चक्र में ये जो पीढ़ी है स्पोरोफिटिक, ये प्रभावी हो गई और जो गैमेटोफिटिक हो गई वो अप्रभावी हो गई। तो आपने देखा कि कैसे रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने फ्लावर से शुरू किया था, फिर फ्लावर में एंड्रोशियम पुमंग में आए, पुमंग से पुंकेसर में आए। इसमें यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेंसिस लघु बीजाणुजनन क्रिया द्वारा किस तरह से हमने माइक्रोस्पोर माने पोलिंग ग्रेन बनाया और पोलिंग ग्रेन्स में यहाँ पर मेल गैमीट बने। इसी तरह से गाइनोशियम में कार्पेल में आए, कार्पेल में सबसे नीचे का पार्ट ओवरी था, ओवरी के अंदर क्या था, ओव्यूल था, तो ओवरी के बाद में यहाँ पर ओव्यूल भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मेगास्पोर मदर सेल जो बना, उसने किस तरह से अर्सूतिवन द्वारा मेगास्पोर बनाया, इसी को भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश में किस तरह से फीमेल गैमीट बना, ठीक है, और फीमेल गैमीट बनने के बाद जब फ्यूज़न हुआ मेल और फीमेल गैमीट का तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब ये जो जाइगोट बन गया इसने भ्रूणीय परिवर्धन द्वारा है, अब 2 सेल बनी थी ना जाइगोट में, कौन कौन सी, एक बेसल सेल बनी थी और एक कौन सी टर्मिनल सेल बनी थी। तो टर्मिनल सेल जो एम्ब्रायनल सेल थी भ्रूणी परिवर्धन द्वारा, उसने प्रो एम्ब्राय बनाया था टी शेप्ड का, और जो हमारी बेसल सेल या सस्पेंसर सेल थी वो लगातार क्या बना रही थी, निलंबक बनाई थी, ताकि भ्रूण पोष में अंदर धंस करके क्या ले ले, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता रहे। और बाद में जो एम्ब्राय बना उसमें कॉटलेडन्स बन गया। अगर 2 बीजपत्र बन जाते हैं तो द्विबीजपत्री, और 1 बीजपत्र बन जाता है तो मोनोकॉटलेडन्स बने 1 बीजपत्री। तो इस तरह से कैसे आवृत बीजी पौधे के जीवन काल में कौन कौन से स्टेप आते हैं, और आपने धीमे धीरे सारे स्टेप पढ़ते लास्ट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ लिया, पीढ़ी एकांतरण, और ये पीढ़ी एकांतरण में आवृत बीजी पौधे में जो सारे टॉपिक आ गए। इसके बाद आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन, उस टॉपिक को हम बाद में लेंगे। ये आपका आवृत बीजी पौधे का जीवन चक्र का या फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।